थोड़ा उससे आगे बढ़िए। रीति काल के नामकरण, जहां लिखा उससे आगे बढ़िए। रीति काल के नामकरण में विभिन्न मत। रीति काल के नामकरण में विभिन्न मत। जैसे रीतिकाल, तो किसने दिया नाम ये? रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, व ग्रियर्सन। टिप्पणी डालिएगा, वह ग्रियर्सन, क्योंकि ग्रियर्सन का अगर यूं रीतिकाल ही माने तो हमें पहले शुक्ल से पहले लेना पड़ेगा, जबकि इन्होंने क्या है, रीतिकाल के बजाय रीति काव्य का है। और ग्रियर्सन एक बार क्या आप लिख देना, नोट डाल दो फिर। रीतिकाल के लिए जो रीतिकाल नामकरण है वो किसका है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सबसे पहले यही है, नगेंद्र इनके बाद आते हैं, ग्रियर्सन पहले आगे, लेकिन उन्होंने रीतिकाल नाम नहीं लिया। नोट टिप्पणी डाल, नोट ग्रियर्सन ने अपने काल विभाजन में 7वें अध्याय का नाम रीति काव्य रखा। ग्रियर्सन ने अपने काल विभाजन में, शॉर्ट कर दिया हमने, 7वें अध्याय का नाम रीति काव्य रखा। नंबर 2, अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नहीं मिश्र बंधु, अरे मिश्र बंधु, श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र व डॉक्टर श्याम सुंदर दास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मोस्टली यही है, व डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट, कलाकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल व भगीरथ मिश्र भी मोस्ट है। ये मोस्ट आपको ये याद करना था, पहले ये करना था। अंधकार काल, त्रिलोचन। एक सवाल आपके बन गया, अच्छा सवाल ये। अंधकार काल
त्रिलोचन, अंधकार काल त्रिलोचन। नेक्स्ट मोस्ट नेक्स्ट मोस्ट इस युग के लिए रीति विशेषण का इस युग के लिए रीति विशेषण का इस युग के लिए रीति विशेषण का प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस युग के लिए रीति विशेषण का प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा डालना, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई श्रृंगार और वीर इन्हीं दोनों रेखांकन करेंगे, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई प्रधानता श्रृंगार की ही रही, प्रधानता श्रृंगार की ही रही, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को इससे इस काल को रस के विचार से कोई रस रेखांकन, रस के विचार से कोई रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कितना बढ़िया कथन है, यानी श्रृंगार काल नाम है वो तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, लेकिन शुक्ल जी भी कह रहे अगर कोई श्रृंगार काल नाम देना चाहे तो दे सकता है, कह रहा मैं इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, कह रहे क्योंकि श्रृंगार की रचना तो है ही है, कह रहे। नेक्स्ट फिर मोस्ट हिंदी रीति शास्त्र का तात्पर्य, हिंदी रीति शास्त्र का तात्पर्य उन लक्षण देने वाले या उन लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है, सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से हैं, सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से हैं जिनमें, अब ये पूरा समझ में आ जाएगी इसी कथन से आपसे, जिनमें अलंकार, रस,
रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो संप्रदाय है जिन्हें काव्य के अंग कहा गया, काव्यांग, इन अंगों का लक्षण दे रहे हैं या इनके सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, बस यही है रीति काल। आपके कह रहे, आपने ये लिखा है रीति, हिंदी रीति शास्त्र का तात्पर्य उन लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से, पूरी पूरी पंक्ति रेखांकन, जिनमें यानी इनकी रचनाओं में, जैसे कि भाषा भूषण, जैसे कि शिवराज भूषण, अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप यानी एज ए परिभाषा, आदि के स्वरूप, भेद प्रभेद यानी आप केशव की कवि प्रिया पढ़ोगे तो केशव की कवि प्रिया में केशव अलंकारवादी आचार्य, केशव अलंकारवादी आचार्य, अलंकारवादी, ये तो रहेगा आपके, क्योंकि केशव के बारे में पंक्ति यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इसका मतलब है कि बिना आभूषण के करे आपके रूप सौंदर्य निखर के आएगा नहीं। तो ये सवाल तो कोले लेक्चर में आया था, केशव अलंकारवादी आचार्य हाँ है। अब भेद प्रभेद का अर्थ ये हुआ, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, केशव की कवि प्रिया में क्या है, अलंकार है, और केशव ने अलंकारों के दो भेद माने। कैसे? सामान्य और विशेष। इसका मतलब है कि यहां पर भेद प्रभेद भी बता रहे हैं, कह रहे आएंगे और भी आएंगे आगे, वो क्या है, इनके भेद प्रभेद यानी इनके भेद उपभेद बताते रहते हैं। तो आप लिख रहे हो अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि का स्वरूप, भेद प्रभेद व अंगों पर, स्वरूप, भेद प्रभेद व अंगों पर विचार प्रकट किया हो। अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद प्रभेद व अंगों पर विचार प्रकट किया हो। ठीक, अब आगे आपके एक और सवाल बनता है कि ये जो कविगण है, या इन्हें आप थोड़ी देर लिए भले आचार्य कह दीजिए, एक अलग सवाल है, उनको एक बार लेना है, बाद में हम कवि आचार्य शब्द काम में लेते रहेंगे। शास्त्र सत्य वो ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको कवि ही मानते, आचार्य नहीं। रीति काल के कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको कवि ही मानते, आचार्य नहीं। जसवंत सिंह के बारे में वो जरूर कहते हैं। कौन से? ये हमारे जोधपुर वाले ही है। इनकी रचना का नाम है भाषा भूषण। किस आधार पर लिखी है? चंद्रालोक के आधार पर। किसकी रचना है? जयदेव। क्या केवल चंद्रालोक नहीं, कुवलयानंद का भी सहारा लिया है। किसकी रहेगी? अप्पे दीक्षित। तो जसवंत सिंह ने जो भाषा भूषण लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कह रहे कि ये आचार्यत्व की हैसियत से हिंदी में आए थे, कह रहे हैं। जसवंत सिंह के बारे में ये कहते हैं कि ये आचार्यत्व की हैसियत से आए, इन्होंने यह ग्रंथ आचार्यत्व की हैसियत से लिखा है। लास्ट में ये कहते हैं कि नहीं, अंततो गत्वा ये भी कवि ही ठहरते हैं अन्य कवियों की तरह। इनके बारे में जरूर रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जसवंत सिंह के भाषा भूषण के बारे में ये कहते हैं कि ये आचार्यत्व की हैसियत से आए थे, अंततो गत्वा ये भी कवि ही ठहरते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के कवियों का आचार्य का नहीं कहा है, उन्होंने इन्हें कवि ही कहा है।
अब रहा डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने भी इन कवियों को कवि ही कहा है, आचार्य नहीं। नगेंद्र ने भी इन कवियों को कवि ही कहा है, आचार्य नहीं। फिर हमारा सवाल, केशव आचार्य और कवि, ये अलग सवाल है। देव आचार्य और कवि अलग सवाल है। अब आचार्य है, हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि प्रताप शाही, चिंतामणि, भिखारी दास, ग्वाल, ये आचार्य। और हमारा ट्रिक रहेगा सीपी, पहले आचार्य चिंतामणि और अंतिम आचार्य प्रताप शाही। हमारा ट्रिक है ये। हमारा ट्रिक है कि पहले आचार्य कौन है, चिंतामणि है, और अंतिम आचार्य कौन है, प्रताप शाही है। हमारा सवाल रहेगा यहां पर ये, जैसे हमने पहले 3 कवियों के बारे में पढ़ा था प्रेमाख्यान धारा में। प्रेमाख्यान धारा में, प्रेमाख्यान धारा जब समाप्त होती है तो सबसे पहले वो शेख नबी के बारे में बताते हैं। कौन सी रचना, क्या कह रहे हो, ज्ञानदीप। इसमें देवयानी या देवजानी, एक बार समाप्ति यहां से मानते हैं, एक बार यहां से। थोड़ा आगे बढ़े, यानी कवि के संदर्भ में लेते हैं तो वो शेख नबी से प्रचुर मात्रा में से आगे आपको मिलेगा नहीं, कह रहे। फिर आगे जाते हैं, नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। इंद्रावती पहले 44 और अनुराग बांसुरी 64। अब इंद्रावती से भी प्रेमाख्यान काव्य धारा की क्या मानते हैं, समाप्ति। फिर एक शब्द काम लेते हैं अखंड और अविरल। अखंड धारा है वो अनुराग बांसुरी से। ऐसे करके 3 सवाल बना देते, 3 सवाल यहां पर भी आपका रहेगा। ग्वाल है, ये भी अंतिम समय के कवि है। प्रताप शाही और पद्माकर के बारे में आपके सवाल रहेंगे। यानी इनके बाद कह रहे इस प्रकार की रचना आपको मिलती नहीं है, कह रहे अंतिम समय के प्रसिद्ध कवि पद्माकर को भी मानते हैं, अंतिम समय के प्रसिद्ध कवि प्रताप शाही को भी मानते हैं। प्रताप शाही कौन से, प्रताप शाही विक्रम शाही। अब विक्रम सिंह आता था तो अलग है, लेकिन है विक्रम शाही। इतना पढ़ने के बाद ये भी आपके हो जाता है। यानी प्रताप शाही कौन से राजा के आश्रित कवि थे, तो आपके चरखारी नरेश विक्रम शाही अंतिम समय के प्रसिद्ध कवि है। पद्माकर अंतिम समय के प्रसिद्ध कवि है। मोतीराम के बारे में भी कहेंगे। अब उसके बाद इस प्रकार की धारा नहीं मिलती, वो वहां पर रहेगा आपके डॉक्टर नगेंद्र का। और द्विजदेव मान सिंह पढ़ोगे, द्विजदेव मान सिंह, जिनका उपनाम मान सिंह है, मूल नाम मान सिंह है और उपनाम द्विजदेव है। द्विजदेव के बारे में भी की श्रृंगारिक रचना है, उसके बाद आपको ऐसी देखने नहीं मिलेगी। यानी प्रताप शाही के बारे में, पद्माकर के बारे में, मोतीराम के बारे में, द्विजदेव के बारे में, चारों के ऐसे सवाल रहेंगे कि इस प्रकार की धारा आगे आपको देखने को मिलेगी नहीं। आचार्य में जाते हैं, जसवंत सिंह आचार्य है, पद्माकर आचार्य है, भिखारीदास आचार्य है, प्रताप सिंह आचार्य है, देव आचार्य है। हमारा सवाल अलग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको कवि ही मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी इनको कवि ही मानते हैं। अगला सवाल है, अब जो ये कविगण है, इन कवियों का प्रेरक तत्व क्या है। भाई देखिए यहां कई चीजें आ रही है, जैसे कि वासना हो सकती है, अर्थ हो सकता है, पद लालसा हो सकती है, श्रृंगार है। ये प्रेरक तत्व नहीं आएगा, श्रृंगार का इन्होंने भरपूर चित्रण किया है। इन कवियों का जो प्रेरक तत्व है वो अर्थ है, अर्थ। बस हम काव्य में हेतु और प्रयोजन पढ़ते हैं। काव्य में काव्य के हेतु, फर्स्ट ग्रेड हमारा टॉपिक है कि आप काव्य की रचना कैसे कर पाते हैं, क्या ऐसे कौन से ऐसे तत्व है, कारक है, कारण है जिनसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, काव्य लिख रहे हो, लिखवा रहे हो, या आप कैसे कर रहे हो, कौन सी ऐसी योग्यता है, वो तो होता है काव्य के हेतु। यानी आप में प्रतिभा हो सकती है, आप इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करते हो, या बार बार अभ्यास करके भी काव्य रचना कर सकते हो। ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। और एक रहेगा समाधि। पिछले कॉलेज में यही आया था, राजशेखर वाले, श्यामदेव वाले। ये तो है कारण
कि कुछ तो कुछ आप में योग्यता है तब आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कोई ऐसी योग्यता है कह रहे। और इसमें भारतीय आचार्य ने किसको महत्व दिया है? प्रतिभा को। और हमारे टाइम स्कूल लेक्चर में यही सवाल आया था। अब आप क्यों, पहले तो था क्या कारण है, अब आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य इसे कहेंगे काव्य का प्रयोजन। तुलसी पढ़ोगे वो तो ये कहेंगे स्वांत सुखाय पर हिताय। प्रेमचंद जी ऐसा नहीं मानते, वो कह रहे केवल खुद के भले के लिए नहीं, समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमेशा कर रहे करे, ये भी सही है। यानी अब प्रयोजन में हम लोग मम्मट के पढ़ते हैं, मम्मट के 6 प्रयोजन पढ़ते हैं, उसमें एक अर्थ भी है, यश भी है, कांता समित उपदेश भी है। एक है इसमें अर्थ कि हम लोग धन के लिए, और वहां हम ये पढ़ते हैं कि रीति काल के कवि है वो अर्थ के लिए काव्य रचना करते, अर्थ के लिए। क्योंकि बिहारी सस्से लिखी, बिहारी सस्से में अलग अलग सवाल है, 713, 700 और 719। बिहारी सस्से में यूं तो 719 छंद है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 700 माने। तो उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक एक अशर्फी दी जाती थी, या सोने की एक मुहर जिसे कहते हैं। ये सवाल तो बनेगा। और उनके एक एक दोहे का सार आचार्य शुक्ल जी कहते हैं गागर में सागर भर रहे थे, वो कह रहे। यानी सस्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, तो उनको मिलता क्या था? धन मिलता, धन। और अपना सवाल है, बिना पढ़े हम लोग इसको कर बैठेंगे, क्योंकि ये लोग, इन कवियों के बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है, ये कामू के नहीं, इन कवियों का कोई लेना देना नहीं है, इनके स्वयं में काम नहीं है, स्वयं में कोई वासना नहीं है। ये राजा ऐसे थे, राजा। उन राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ये लोग इस प्रकार की रचनाएं किया करते थे। यानी साहित्य कैसा है? पराश्रय में लिखा गया है, ये दूसरे राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा गया है, राज्याश्रय में रहकर लिखा गया है। और यहां से सवाल आपके कैसे बनेंगे देखिए। इसका मतलब है ये सामंतों के थे, हाँ, यानी इनके काव्य में सामंतों का प्रभाव है, सामंती चित्रण है। जहां सामंत आया वहां पर सीधा सा है, नारी का कितना मान सम्मान रहेगा, या नारी के प्रति सामंतवादी दृष्टिकोण है, यानी नारी यहां केवल भोग्या वस्तु बनकर रह गई थी। एक बढ़िया सवाल रह गई, क्योंकि लोगों को धन मिलता था, पैसे मिलते थे, राजाश्रम में रहकर ये काव्य रचना करते थे। ऐसे कवि कई तो ढंग के भी थे और कई राजाओं के जैसे ही थे। ऐसे कवि जो किसी एक राजा के अनुकूल नहीं चलते थे, जैसे कि देव जैसे, उन्होंने अलग अलग राजाओं, क्योंकि वो टिक कर कहीं रहे नहीं, कई भूषण जैसे थे, उन्होंने वीर रस की रचनाएं की है। कई इनके जैसे ही थे, तो इन्होंने पैसे लेते रहे और लिखते रहे। हमारा सवाल है, इन कवियों के प्रेरक तत्व क्या है? इन कवियों का प्रेरक तत्व है अर्थ। अर्थ, हाँ, ये श्रृंगार की रचनाएं तो करते थे, लेकिन अपनी रचनाओं से इन कवियों को संतुष्टि नहीं हो रही थी, इन्हें तोष नहीं हो रहा था। और भिखारी दास की एक पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, जस्ट लिखवा रहा हूं, आगे के कवि रीजिए तो कविता ही राधिका कन्हई सुमिरन को बानो। इसका अर्थ यही है कि भैया आप लोग प्रसन्न होते तो बढ़िया, नहीं होते तो दूर धार ला रखे। ये राधा और कृष्ण का हम लोगों के बान भरे, असल में हमारा इनसे कोई लेना देना है नहीं, कह रही। यानी उसका मतलब ये हुआ कि श्रृंगार की रचना करने के उपरांत भी ये कवि अपने से क्या है? संतुष्ट नहीं थे, कह रहे। अब पराश्रय में लिख रहे हैं, संतुष्टि का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से तोता बन के लिख रहे हैं। तो हमारा सवाल है, इनका प्रेरक तत्व क्या है? अर्थ है, अर्थ। धन के लिए ये लोग लिखते थे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रृंगार की या फिर दूसरी रचनाएं तो सारी है, मूल जो शब्द रहेगा वो है रीति का निरूपण। ये मूल रहेगा, मूल रीति का निरूपण। और रीति के निरूपण में नायक नायिका भेद भी है, श्रृंगार भी सारे, लेकिन प्रेरक तत्व की बात करें वो है अर्थ। रुपए के लिए लिखते थे, क्योंकि आगे हम पद्माकर लिख रहे हैं, वो कह रहे हम तो आकर खरीद रहे हैं भैया, बेच रहे हैं तो राजा खरीद रहा है। देव भी ऐसे लिख रहे हैं कि खरीद रहे, खरीद
अक्सर खरीद रहे हो और हम दे रहे हैं आपको, कह रहे लिखिए, इस काल के अधिकांश कवियों का प्रेरक तत्व, इस काल के अधिकांश कवियों का प्रेरक तत्व काम वासना न होकर, बहुत अच्छा सवाल है ये, इस काल के अधिकांश कवियों का प्रेरक तत्व काम वासना न होकर अर्थ है। इन कवियों का प्रेरक तत्व काम वासना न होकर अर्थ है, पूर्ण विराम डॉट डॉट, पूर्ण विराम डॉट डॉट। ये कवि अपने काव्य में श्रृंगारिक चित्रण करने के उपरांत भी, श्रृंगारिक चित्रण करने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं थे। ये कवि अपने काव्य में श्रृंगारिक चित्रण करने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं थे। जैसे भिखारी दास ने, भिखारी दास इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं रहेगी, ये तो बहुत सारी है, चंदारणो पिंगल है, रसारांश है, शतरंज शतिका है, लेकिन दो मोस्ट रचनाएं रहेगी, नहीं शतरंज शतिका इनकी नहीं, सॉरी, ये काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना रहेगी और ये प्राय पूछ ली जाती है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। भिखारी दास किसके आश्रित कवि थे? इंदुपति सिंह। ट्रिक बना लोगे, भिखारी अधिकांश समझ गए, ट्रिक है, यहां रहेगा। और भिखारी क्या टोकते हैं? तुक्के। हां, काव्य में तुक जोड़ने का काम भिखारी दास ने किया है। तुक जोड़ने का काम। एक कल परसों मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक सवाल लिखा था ना, वो शब्द समझ में नहीं आता है शब्द, फिर मैंने हालांकि उसका विश्लेषण व्याख्या भी की थी। एक अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के भेद है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, तो इसके एक भेद है अंत्यानुप्रास, यानी भेद है इनका अनुप्रास का, अंत्यानुप्रास। अरे काव्य तक आपके समझ में आ जाए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इतना बढ़िया है और इतना यूं नंबरिकल है यूं। अब थोड़ा सा वो क्या जटिल जरूर है, लेकिन समझ में आने के बाद कितना फायदा देता है। अंत्यानुप्रास, ये कैसे? अनुप्रास की विशेषता क्या होती है कि वर्णों की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरूर, बहुछाई, तो यहां पर त त त त त त की आवृत्ति होगी, अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें अलग अलग भेद है कि जैसे क च ट त प वर्ग है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक भेद ऐसा होगा जिसमें से इनकी वर्गों की, वर्ग के शब्दों की आवृत्ति होगी। एक जो इनका भेद है अंत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये पंक्ति, काव्य की पंक्तियां दे रखी है, इनके जो अंतिम में जो ये शब्द है, क्योंकि लिखा है क्या? अंत्य, या अनुप्रास होगा। कैसे? या तुक जोड़ेंगे, तुक,
तुक जोड़ेंगे, तुक। तुक का मतलब क्या है? बड़ा भया तो क्या भया? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, नीचे बैठे हम, ऊपर बैठा एक लंगूर। आई बात समझ में ना? हाँ, तो ये क्या है? ये तुक जोड़ना, तुक। भिखारी दास ने अंत्यानुप्रास यानी इस प्रकार के तुक जोड़े, तुक। तो ये तुक जोड़ने का काम करने, ये भिखारी दास इसलिए आचार्य हो गए। नई चीज दी इन्होंने। इन्होंने क्या है? नई चीज दी, नई नई चीज दी है, तुक जोड़ने का काम। यही सवाल हमने दिया था, तो इसलिए ये आचार्य हो गए। देव ने क्या है? छल, नई चीज दी है वो, इसलिए देव को आचार्य कहा गया है। तो इन्होंने भी क्या है? ये एक तुक नई चीज दी, इसलिए भिखारी दास को भी क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं, आचार्य। तो भिखारी दास की रचनाएं श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस काव्य निर्णय में भिखारी दास ने यह कहा है कि आगे के कवि रिजेट में लिखवा रहा हूं, कवि नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बानो है। और यही भिखारी दास है जिनके बारे में जो इन्होंने कहा है, कवि तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, वो पंक्ति भी भिखारी दास की रहेगी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रसिद्ध। तो लिखिए आप क्या लिखा है। जैसे भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में कहा है, जैसे भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में कहा है, इन्वर्टेड कॉमा डालिए, आगे के कवि रिजी है, आगे के कवि रिजी हैं, आगे के कवि रिजी हैं। तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। कौन से ग्रंथ में ये पंक्तियां? काव्य निर्णय। सर्वाधिक घनत्व रीति काल का रहता है। घनत्व यानी टॉपिक शॉर्ट है, सवाल काफी आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट यानी परिभाषा है नगेंद्र की ही पूछी जाए, क्योंकि नगेंद्र का रीति काल में जो योगदान है, रीति काव्य की भूमिका जिसका संपादन नगेंद्र जी स्वयं ने किया है, तो जो सभी संपादक उनमें नगेंद्र है, नगेंद्र का रीति काव्य में स्पेशली योगदान है। देखिए, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। रेखांकन लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। पूर्ण विराम। जिन ग्रंथों में हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है,
जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथ रेखांकन लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, पूर्ण विराम। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, लक्षण उदाहरण योजक से जोड़ेंगे, लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, अल्पविराम, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। सरल परिभाषा, समझ आधारित परिभाषा। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का गुण, दोष, रस, अलंकार, ये सब क्या काव्य के अंग है, अंगों का लक्षण और उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। भाई नगेंद्र, हाँ परिभाषा पूछी गई थी किसकी है, उत्तर नगेंद्र था। भाई नगेंद्र, यानी ये परिभाषा किसकी रहेगी, नगेंद्र के द्वारा। अब हम लोग जैसे रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति मुक्त की प्रवृत्तियां स्वतंत्र रूप से है, वहां अभिव्यक्ति की बजाय अनुभूति को प्रधानता दी गई है। रीति काल की जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी सारी प्रवृत्तियां रीति मुक्त पर लागू होगी ही नहीं, क्योंकि रीति मुक्त की प्रवृत्तियां क्या है, अलग। हाँ, रीति मुक्त की कोई एकाध विशेषता रीति काल में जरूर लागू होती है। रीति काल की प्रवृत्तियां अलग रहेगी, रीति काल में ही आने वाले रीति मुक्त की प्रवृत्तियां अलग रहेगी। अब जैसे दोनों में कॉमन, ये जैसे श्रृंगार है, कॉमन चीज रहेगी कि श्रृंगार का चित्रण रीति काल में है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध में भी है और रीति मुक्त में भी है। रीति मुक्त की प्रवृत्तियां कॉमन चीजें होने के उपरांत में उनकी अलग रहेगी, और हम जो सामान्यतः प्रवृत्तियां ले रहे हैं वो रीति काल की प्रवृत्तियां रहेगी, क्योंकि इनका खंडन होता रहेगा रीति मुक्त में। तो आप रीति मुक्त के अनुसार रीति काल की प्रवृत्तियों खंडन नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में रीति मुक्त जो कवि है उनके वहां लक्षण ग्रंथ आपको नहीं मिलेंगे, उनके वहां मिलेंगे नहीं। रीति मुक्त कवियों में रहस्यवाद मिलेगा, रीति मुक्त कवियों पर फारसी काव्य का प्रभाव रहेगा, रीति मुक्त कवियों के वहां अनुभूति की प्रधानता रहेगी, रीति मुक्त कवियों में आचार्य बनने की होड़ नहीं रहेगी, जबकि यहां आचार्य तो की होड़ लगी है। देव कह रहे मैं मोटा आचार्य, भिखारी कह रहे मैं तुझसे मोटा आचार्य हूं, कह रहे प्रताप सोई कह रहे तुम तो कुछ हो ही नहीं आचार्य मैं, पद्मा करके तुम कहेगा आचार्य आचार्य मैं हो गए। तो इनमें आचार्य तो की होड़ है, जबकि रीति मुक्त कवियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे लोग लागे कवित बनाओ, तुम तो मेरे कवित बनाओ, कह रहे दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं भैया, मैं तो मेरा लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि वहां अभिव्यक्ति प्रधानता ना होकर क्या है, अनुभूति की प्रधानता है। फिर रहस्यवाद कैसे मिलेगा, यानी घनानंद जिन सुजान को लेकर पहले अपनी रचनाएं करते हैं, उन्हीं नाम को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखना शुरू हो गए, यानी उन्होंने कृष्ण को संबोधित करके लिखा है। अब सबको पता श्री कृष्ण की प्राप्ति तो होनी नहीं है, तो ये क्या हो गया है, ये रहस्य है। जबकि यहाँ इनका ऐसा है नहीं, क्योंकि इनका इन चीजों से कोई लेना देना, इनको तो क्या मिलना चाहिए, पैसे। वो पकड़ प्रवृत्ति के लोग हैं। जब बोधा को देश निकाला दिया जाता है और वो बाहर रहकर 6 महीने वीर वारिस की रचना करते हैं, और इतनी बढ़िया रचना आकर कहते हैं अपने राजा को, कौन, बोधा, खेता बोधा, खेत सिंह करके रहेंगे, जिन्होंने बुद्धि सेन को बोधा नाम दिया था। राजा कहते बोल भाई क्या चाहिए, तो वो धन दौलत रुपए पैसे या फिर रीट की वैकेंसी में अपना चयन नहीं मानते कि 83 नंबर दे दो। वो कहते सुभान अल्लाह, के कुछ नहीं दीजिए हम लोगों को, सुभान अल्लाह दे दीजिए, और गोर से ट्रेन पकड़ हम लोग यहां से क्या है चल पड़ते कहीं दूसरी ओर जाते हैं। उनको चाहिए क्या है कि हमारी सुभान दे दीजिए बस, यानी पैसे उन लोगों को नहीं चाहिए। वो रीति मुक्त कवि है, इनको नहीं, इनको तो 1-2 बार दिया
भाई साहब 3 दुआ के बाकी हो गया, सर पे दीजिए कह रहे, अब चौथा दुआ दे रहे कह रहे। बिहारी के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी पत्नी इनको दुआ लिख कर देती थी कह रहे, और वो दुआ ले जाकर आगे सुना देते थे। ये किवंदतियां किवंदतियां, एक तो 2-4 लेख होते मना करिए रहने दो के, फर्क है बिहारी मेरे अपने यहाँ देखिए यहाँ। तो यहाँ जो आप पढ़ोगे वो अभिव्यक्ति की प्रधानता है, अनुभूति की नहीं। लिखिए क्या लिख रहे थे, हाँ तो ये परिभाषा किसकी रहेगी, नगेंद्र की। आगे बढ़िए, मोस्ट करना, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, इनके आधार रहे कि नहीं रहे, रहे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत है, इनका आप खंडन नहीं कर सकते। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत है। रीति मुक्त में अपवाद मिलेगा कि हुबहू चीजें मिलेगी, अपवाद उनका मामला अलग है, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथ नहीं लिख रहे, उनका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, रीति काल के लक्षण ग्रंथ, ये आए हुए सवाल लगातार 4 सवाल 4 आए हुए, हालांकि थीम है ये इनकी। रीति काल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से रीति काल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से मुक्त थे कि नहीं थे, थे नहीं थे। लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। ठीक, अब हमारे सामने कथन बनता है कि आप श्रेष्ठ किसको मानोगे, लक्षण ग्रंथों को या इनसे मुक्त कविता को, इनसे मुक्त कविता को। क्योंकि पूरे रीति काल में आप केशव चिंतामणि से लेकर प्रतापशाही पद्माकर तक जाते हो, भिखारी से लेकर ग्वाल तक जाते हो, लेकिन घनानंद बोधा आलम ठाकुर है, रीति काल की पहचान इन 4 कवियों के कारण ज्यादा है। इन्होंने लक्षणों से क्या है, मुक्त, क्योंकि वो अपने स्वयं का ही लिख रहे थे, स्वच्छंद है, स्वच्छंद, और उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है। घनानंद की प्रेमिका सुजान जब उनके साथ वृंदावन नहीं चलती है, निम्बार्क संप्रदाय दीक्षित हो जाते घनानंद बाद में, तो वो ये नहीं लिखते कि मरे तेरी होली उठे तेरी हाली को तो मेरी बेली के, नहीं, वो ये नहीं कि वो उनका हमेशा क्या है, भला चाहते हैं। और उनकी मौन मधी पुकार, वो ये कह रही कबू तो कान खोलिए, भाई ऐसा ही होता और क्या होता है भाई, जो जैसे कि आप उनसे अथा स्नेह करते हो। घनानंद साहब यही तो हुआ, घनानंद बहुत अच्छा क्या करते थे, गाते थे, बढ़िया गाते थे, तो पसंद, और राजा के स्नेही पात्र और थे। तो बैठे थे कई लोग जिन्होंने आप जैसे थे, उन्होंने कहा साहब घनानंद बहुत अच्छा गाते, तो लाइए। घनानंद दरबार में प्रस्तुत किया गया, घनानंद बोला गा, तो घनानंद गाया नहीं। आप जैसे थे ऐसा नहीं थे, उस समय भी थे, तो उन्होंने कहा साहब ये गा तो देगा, इनकी प्रेमिका को बुलाया जाए। बादशाह थे, हुक्म दिया, और किसको बुलाया गया, सुजान को, लाओ जहां पना आई, बस हुजूर लाकर हाजिर किया। अब घनानंद ने क्या किया, सुजान की ओर तो मुख किया, राजा को पीट करके गाया, इतना बढ़िया गाया, कह रहे बारिश होने लगी। राजा के वाह वाह क्या गाया है, गड़बड़ होगी गए साहब के मातो मुंडो को नहीं देखो देखे, अच्छा 2 ठोकी लात बार निकाल दियो। अब जाते जाते घनानंद क्या किया, सुजान को कहा भाई तू चल रही है, मैं तो नहीं चल रही हूँ, थानबू ने जरूरी मुंडुकन गा लेता के मेरा हम जरूरी हो गए। तो सुजान घनानंद के साथ चली नहीं, सुजान निकल गई बेवफा। फिर भी घनानंद ने सुजान के प्रति कभी भी द्वेष नहीं रखा है,
और इसी सुजान को इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम से संबोधित करके लिखा है। फिर सुजान के बारे में क्या लिखते हैं कि मेरी मौन मधी पुकार तेरे कबू कान खोलिए, कह रहे कभी न कभी तेरे कान क्या करेगी, ये खोलेगी, कह रहे क्योंकि उनका जो प्रेम है वो निष्कपट है। इसलिए वो कहते थे सुधो स्नेह को मार्ग नेकु सयान बांक नहीं, कह रहे इस पर कपटी लोग हैं, इस पर चलने से कह रहे झिझकते हैं। कपटी लोग झिझकते हैं और जो सद्वृत्ति के लोग हैं वो ऐसे रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि प्रेम में घनानंद ये कहते हैं कि वक्र नहीं है, इसमें कुटिलता नहीं रहती, इसमें सयानापन नहीं रहती, इसमें अपनी होशियारी और चातुर्य नहीं रहता है, निश्चल है, निश्चल। ये निश्चल लोग थे, निश्चल कह रहे हैं, रीति मुक्त है। तो अब आप एक पद्माकर की पढ़ोगे, एक आप घनानंद पढ़ोगे, एक आप चिंतामणि पढ़ोगे, एक घनानंद पढ़ोगे, एक बोधा की पढ़ोगे, एक देव की पढ़ो, आप खुद को लगेगा कि बेचारे ये भले लोग है, कह रहे इसका मतलब है लक्षण मुक्त रचना ही असली है, कह रहे। लिखिए लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में कथन संगत है। ये लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है और कथन संगत है। ये लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। इसका मतलब है लक्षण मुक्त कवि कौन हुए, रीति मुक्त कवि है भाई। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। नेक्स्ट, आप देखिए जैसे आप यहां रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानोगे, आपके सामने दो नाम है, केशव और चिंतामणि। यहां से एक सवाल आपके आ जाएगा, तय मानिए यूं, क्योंकि रीति का निरूपण तो कवि केशव कर ही चुके थे और आचार्य शुक्ल भी मानते इस बात को, तो कि इसमें संदेह नहीं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशव से पहले कृपाराम की ये तरंगिणी के बारे में बता चुके हैं, उसके बाद कवि कर्णेश के बारे में बताएंगे और फिर केशव के बारे में बता रहे हैं। इसमें संदेह नहीं, वो कह रहे हैं कि रीति का निरूपण पहले पहल कवि केशव ने ही किया। यहां से एक सवाल आया था संस्कृत डिपार्टमेंट में, बहुत कम लोगों को हुआ वो, और कईयों को हुआ भी, ऐसा नहीं है, सरल सवाल था लेकिन वो थोड़ा घुमा के पूछ लिया। हम लोग क्या करते हैं रीति काल में, जैसे अलंकार, रस और छंद, इन तीनों प्रकार की रचनाओं के आदर्श ग्रंथ ले लेते हैं। रस है, इसमें हम लोग भानुदत्त मिश्र, ट्रिक बना लेना, ट्रिक नहीं तो आप भूल जाओगे, सामंत, बस और कुछ नहीं है। भानुदत्त मिश्र की रचनाएं सामंत, इनमें दो ये मोस्ट है, रस मंजरी, ये तो याद करना ही होगा, रस तरंगिणी, रस सार है, कोई मोस्ट नहीं है, यूं रस सामग्री है, यानी सामंत से ये दो रचनाएं निकलेगी मोस्टली, भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी और रस तरंगिणी। इन रचनाओं को आधार मानकर रीति काल के कवियों ने रस संबंधी रचनाएं की, लेकिन की केवल रस संबंधी है, एक अंग लिया आपने। यूं जयदेव का चंद्रालोक और अप्पे दीक्षित का कुवलयानंद को आधार मानकर इस काल के कवियों ने अलंकार की रचनाएं ली है। भट्ट केदार का वृत्त रत्नाकर, वृत्त का अर्थ क्या होता है, छंद, भट्ट केदार, केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर और प्राकृत पेंगलम, इनको आधार मानकर इस काल के कवियों ने छंद की रचना की। ये सवाल तो आप रटोगे तो ही बढ़िया रहेगा और ट्रिक बनाकर याद कर लोगे तो ही कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो रहेगा ही। लेकिन यहां सभी अंगों की बात नहीं की गई है, एक एक अंग की बात,
कि अलंकारों के लिए इन्होंने किसको आधार बनाया? प्राय है, प्राय 100% नहीं, प्राय जयदेव के चंद्रालोक, अपे दीक्षित के कुवलयानंद को आधार बनाकर इन लोगों ने ऐसी रचनाएं की, कह रहे। और रस में जाते हो तो भानुदत्त मिश्र, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, इनका आप ट्रिक बना लेना सामंत, यानी रस मंजरी और रस तरंगिणी को आधार बनाकर इस काल के कवियों ने रस की रचना की है। और छंद में भट्ट केदार की वृत्त कौमुदी मूल रहेगी और आपको प्राकृत पेंगलम भी रहेगा। और भी हम लोग एक गंगादास की रसोमंजरी है, ऐसा कुछ है, एक और रस नहीं, वो एक और ले लेंगे ऐसे करके छंद की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये और ये है। अब इनको इतनी बार पढ़ लेते हैं, सवाल अलग आ गया था। सवाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक प्रश्न से 2 लाइन खींचकर छोड़कर एक वहां से उठा लिया, पूर्ववर्ती परवर्ती, वहां से एक सवाल बना लिया। यूं पूर्ववर्ती परवर्ती, यानी यहां हम जो पढ़ेंगे कि केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना गया तो क्यों नहीं माना गया, चिंतामणि को माना गया तो क्यों माना गया, वहां से उन्होंने सवाल बनाया था। यूं केशव के आदर्श से, यानी आप वामा, दंडी और वामन, एक इनका ग्रुप है ये, और एक दूसरा ग्रुप है वो रहेगा आनंदवर्धन। और हालांकि अभिनव गुप्त के तो नहीं है, फिर भी इस ग्रुप में ये है अभिनव गुप्त। और मोस्ट रहेंगे मम्मट, एक नाम। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ोगे ना तो आपको मिलेंगे विश्वनाथ, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ोगे आपको मिलेंगे जगन्नाथ। या रखा विश्वा, ये विश्वनाथ की रचना का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। ये जो ग्रंथ रहेगा आपके, और मम्मट की रचना रहेगी काव्य प्रकाश। यहां से सवाल पूछा गया था, उत्तर था आपके काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, यही था ना मेहर जी? एक था वो सवाल थोड़ा दूसरा था, यानी उसमें क्या था, मम्मट का काव्य प्रकाश भी था विकल्प में, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण भी था, और 2 विकल्प आपके चंद्रालोक और कुवलयानंद थे। सवाल ध्यान रहता नहीं, केवल उत्तर पर हमारी नजर जाती है कि हाँ ये तो हम पढ़ते हैं। वहां अलंकारों के लिए आधार न होकर रीति काल के कवियों ने किन ग्रंथों को प्राय आधार माना था, ये सवाल था। ये रीति काल के कवियों ने किन ग्रंथों को प्राय आधार माना, ये सवाल था। उसमें चंद्रालोक और कुवलयानंद भी थे विकल्प में, ये सवाल दूसरा था। अगर केवल अलंकारों को पूछते ना तो उत्तर हो जाता। वो सवाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिन कवि को रीतिकाल का पहला कवि माना ना, यहां से सवाल निकाला था। कैसे? केशव को रीतिकाल का उन्होंने प्रवर्तक नहीं माना है। कथन है इनका कि इसमें संदेह नहीं कि रीति का निरूपण पहले कवि केशव ने किया, लेकिन इसकी जो अखंड और अविरल धारा है वो केशव की कवि प्रिया। कवि प्रिया का मतलब है कि 1601 ईस्वी, इससे 50 वर्ष पीछे चला, और वो भी केशव के आदर्श को लेकर नहीं कह रहे। ये अपन कल पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यहीं से लेंगे